बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत सारी ख़बरों की तरफ तो हमने आना ही आना है, लेकिन इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करना है। कुछ अच्छी ख़बरें हैं, कुछ बुरी ख़बरें हैं, ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बहुत अहम चीज़ है उसकी तरफ भी आना है। लेकिन क्योंकि हम गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आज जुमे का दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक अपनी दुआओं में याद रखें। अच्छा जी, डॉक्टर्स का एहतजाज बदस्तूर जारी है और आज मेरे ख्याल से कोई 6वां-7वां दिन है और बदस्तूर ये एहतजाज चल रहा है। आईजी साहब से इनकी मीटिंग हुई है और आईजी साहब ने यकीन दहानी कराई है। बावजूद इसके शहर के तमाम टीचिंग हॉस्पिटल की ओपीडीज़ में एहतजाज है। दूर दराज से रिक्शों में, बसों में लोग धक्के खाकर इलाज के लिए आते हैं और फिर आकर उन्हें यहाँ पे पता चलता है जी कि ओपीडी बंद है, इलाज नहीं मिल सकता। कल रोते बिलखते मरीजों की आहो बका हमने आपको सुनवाई भी, लेकिन अब इसका हल कैसे निकलेगा? मैं तो सीएम साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस मामले पर गौर करें, क्योंकि मरीज बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल चले आपके? ठीक ठाक। इरफान, माजी की मिसालें देख लें, ये यंग डॉक्टर्स, मुझे आज भी वो टाइम याद है जब जेल रोड पे ये मुसलसल कितने दिन धरना दिए बैठते थे और फिर हमारी हुकूमत के साथ जो अपोजिशन होती थी, अपोजिशन मुकम्मल तौर पर इनको सपोर्ट करती थी। मुझे याद है मियां महमूद रशीद साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा प्रॉपर इनके एहतजाज में बैठते थे। वो सियासी लोग भी बीच में शामिल हो जाते हैं और इनको मज़ीद जो है वो एज मिल जाता है कि ये एहतजाज करते रहें। लेकिन अब तो ये वतीरा बन गया है, बात बाद में है। किसी ने ऊंची आवाज़ में बात कर दी, जाहिरी बात है अगर कोई, मैं किसी अपने रिश्तेदार के साथ गई हूँ हॉस्पिटल, मैं गुस्से में भी बात कर लूँगी, ये तो वहाँ एहतजाज कर लेते हैं। सो अब इसका कोई हल नहीं है। और ना देखें, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि स्टेट की बहुत ज़्यादा जो है वो कमज़ोरी और वीकनेस सामने आई है कि जब आप किसी भी ऐसे ग्रुप को, एक जत्थे को जब आप माफिया की सूरत बना देंगे कि वो माफिया बन जाएगा, तो उसके बाद सूरत हाल यही होगी। जैसे आपने जिक्र किया, जब ये यंग डॉक्टर बनी थी तो आज से 10 साल पहले, तो तब ये इनके जेल रोड के ऊपर एहतजाज होते थे, यही इशू चलते थे कि जी रोड बंद कर दिए, आउटडोर बंद कर दिए, डॉक्टर्स इलाज नहीं कर रहे, कभी कोई इशू है इनका कभी कोई इशू है। ये इश्यूज ऐसे रिजॉल्व नहीं होने चाहिए। ये मसीहा हैं, इनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये मसीहा हैं, इनका काम लोगों की खिदमत करना है, ना कि लोगों को लिए जहमत बनना है। अब देखें, आज 5वां रोज़ है, 5 दिन से तमाम जो ओपीडीज़ हैं टीचिंग हॉस्पिटल्स की वो बंद की गई हैं और इशू ये है कि गुजरात में जो डॉक्टर हैं उनको कत्ल किया गया और अभी तक उनके मुलजमान नहीं पकड़े गए। नो डाउट ये बहुत जो है इसकी हम मजम्मत करते हैं कि किसी भी एक शख्स का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। अगर डॉक्टर्स के कातिल नहीं गिरफ्तार किए गए तो उसके लिए पुलिस या जो दीगर जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आईजी साहब ने यकीन दहानी कराई है, सबने यकीन दहानी करवाई है। लेकिन उसके बाद अगर ये माफिया जब बन जाए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब एक जिंदगी तो चले गई, उसके पीछे आप जितनी मर्जी जिंदगियां दाव पे लगा दे रहे हैं। उसके साथ आप कितनी जिंदगियां दाव पे लगा रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आप आउटडोर बंद कर देंगे, जिसमें लोग अपनी अद्वियात लेने के लिए आते हैं, जो महीने के लिए या 15 दिन की अद्वियात लेने, आप देखें दूर या 15 दिन बाद उनके किराया लगा कर आ रहे, किराया लगा के आते हैं, उसके साथ साथ उनकी जो जिंदगी है वो वाकई स्टेक पे होती है। हमारे ये तो हालात नहीं है कि हम आउटडोर के अंदर जिसको ट्रीट कर रहे हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं और उनके लिए कोई इश्यूज नहीं होते हैं। वहाँ पे भी हमारे पास एक पेशेंट ऐसे आते हैं जो मुसलसल, उनको अगर मेडिसिन ना मिले, मुसलसल उनका अगर ट्रीटमेंट ना हो तो उनकी हालत खराब हो सकती है, उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो इन लोगों को इस जो है वो इस चीज़ को भी सोचना चाहिए कि ये इनका पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर जो हैं इनको मसीहा के तौर पे देखा जाता है। लेकिन जब मसीहा, आपने कभी किसी और मुल्क के अंदर देखा कि कभी डॉक्टर्स ने इस तरह हड़ताल की हो, हड़ताल करके आउटडोर बंद कर दिया? मुझे तो समझ नहीं आता, इलाज मुआवजा छोड़ दिया गया। सरबराहान कहाँ है? सरबराहान के साथ साथ ना बात वही है कि स्टेट जब कमजोरी दिखाएगी, स्टेट को पता है कि ये एक जत्था है, एक दफा इनको उठा के बाहर क्यों नहीं फेंकते? इनको बाहर निकाल, ये अपनी तनख्वाहें ले लेते हैं, ये जो मरीज बेचारे रुल रहे हैं, इन्हीं के टैक्सों के पैसों की इनको तनख्वाहें मिलती है। एग्जैक्टली। अगर हम लोग ये जितने भी डॉक्टर्स जैसे एहतजाज करते हैं इनके ऊपर, जैसे आपको याद होगा कि एक जब शुरू हुआ कि हम सारे जो हॉस्पिटल्स हैं इनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, पीडा एक्ट वो उसके लिए लगाया जा रहा है, तो इसके अंदर
क्या सूरत हाल बनी थी कि डॉक्टर्स ने तब एहतजाज करना शुरू कर दिया कि जी हमारी जो है वो स्टेक पे जा रही हैं सारी चीज़ें, हमारी जॉब स्टेक पे चली जाएगी, जो लोग वहाँ पे बोर्ड बैठा होगा वो हमारे वैल्यू, इनकी तनख्वाहें रोके, यही चीज़, ये चीज़ नहीं करने दी गई, वो सिर्फ इसी दबाव की वजह से। और हुकूमतों ने हमेशा अपनी कमज़ोरी दिखाई, वो सिर्फ इस वजह से दिखाई कि ये मसीहा हैं, मसीहा के साथ अगर सख्त आनी हाथों से निपटा जाएगा तो बाद में इश्यूज क्रिएट होंगे। हमने देखा कि जब वकला और डॉक्टर्स का क्लैश हुआ तो उसमें डॉक्टर्स की जानिब से कार्डियोलॉजी के अंदर जो अटैक किया गया था, उसके बाद जो तमाम जो कम्युनिटी थी वो तमाम इन डॉक्टर्स के साथ खड़ी हो गई थी। उसमें चाहे डॉक्टर्स का कसूर था या नहीं था वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन तमाम कम्युनिटी उनके साथ खड़ी होगी, सिंपैथीज लोगों की साथ आ गई कि इनके साथ ज्यादती हुई है। डॉक्टर्स को मारना, डॉक्टर्स के ऊपर तशद्दुद करना, ये किसी जगह भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और एक डॉक्टर की जान ले लेना, ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पे चीजें हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि इस चीज पे हम सारे साथ हैं, हम वाकई की मजम्मत करते हैं, फौरी इंसाफ होना चाहिए ताकि ये वाकयात रुक सके। लेकिन उसके नतीजे में जो आप कर रहे हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी कोई आके दिखाए, हम तो बस, मतलब ये मसीहाओं का रोल नहीं होता, ये ब्लैकमेलर्स का रोल होता है, ये माफियाज और का ये रोल इस वक्त ब्लैकमेलिंग का रूप जो है वो धार चुके हैं। बिल्कुल, ये कई सालों से धार चुके हैं। जब तक इनके साथ वाकई अब इस तरह नहीं निपटा जाएगा कि ये लोग से रिक्वेस्ट कर लें कि वो ही इस मामले को देखें। अदरवाइज अना इसमें एक और चीज है कि अगर किसी और डिपार्टमेंट का, पुलिस का कोई अगर जवान जो शहीद होता है किसी डाकू की गोली से, टारगेट उसको किया जाता है, तो क्या वो लोग काम छोड़ दें? क्या कोई और जो टीचर्स हैं अगर उनके साथ होता है तो वो कोई काम छोड़ दें? कोई और डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करता। हम इस बात की फिर मजम्मत करते हैं कि डॉक्टर का एक कत्ल हुआ, उसके मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके लिए ये अडॉप्ट करना कि हम बाइकआउट कर देंगे। अच्छा इरफान, जो आईजी साहब ने यकीन दहानी कराई ना, कुछ उस मामले की तरफ आ जाए। इस तरह के अगर वाकयात होते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में, जांच पड़ताल करने में कितना टाइम लग जाता है? ना देखिए, ये एक लेंथी प्रोसेस है। ये आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो फौरी तौर पे कुछ घंटों के अंदर उसको जो है वो पकड़ा जा सके, कुछ मिनटों में उसको पकड़ा जा सके। हर जगह के ऊपर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। अब मैं आपको लाहौर में एक इंसिडेंट की बात करते हैं कि लाहौर में कई ऐसे इंसिडेंट हैं जो सालों से अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए। कई ऐसे इंसिडेंट हैं जिनके फौरी तौर पे क्लूज मिल जाते हैं, उसके ऊपर फौरी तौर पे एफर्ट होनी शुरू हो जाती है और वो मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाहौर के अंदर, लाहौर एक बड़ा ज़िला है जिसके मुझे अंदर बताएंगे क्या बहुत मुश्किल मामला है जब आपके पास तमाम कैपेसिटी मौजूद है, जदीद सारा आपका निज़ाम है, तो ये क्या मामला? देखिए, जब कोई हाई प्रोफाइल केस बनता है तो उसमें तमाम वसाइल जो हैं वो बुरे कार ला जाते हैं। और ये एक हाई प्रोफाइल केस, डॉक्टर का गुजरात के अंदर कत्ल जो है वो हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। मेरी बहुत से पुलिस ऑफिसर से इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था बहुत से क्लूज मिल चुके हैं, इसके ऊपर बहुत वर्किंग जारी है। जहाँ पे फ्रांसिक साइंस लेबोरेटरी इसके ऊपर काम कर रही है, वहीं पे प्राइवेट कैमराज वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे जियो फेंसिंग, जियो टैगिंग, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके ऊपर वर्किंग जारी है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर जिस जगह पे आपके पास क्लू लेस हों आप, तो उसके बाद जो ऐसा इंसिडेंट होता है उसको ट्रेस करने में डेफिनेटली टाइम लगता है। आप उनको टाइम दें। ये कोई तरीका नहीं है कि अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो फौरी उसके बाद आप ये कह दें कि हम किसी को टाइम भी नहीं देंगे कि वो अपनी वर्किंग करे और हम अपनी ब्लैकमेलिंग जो है वो उसको उसके जरिए रोड ब्लॉक करेंगे, हम आउटडोर बंद करेंगे। माजरत के साथ बात करें, इनसे जवाब मांगे, इनसे तो बदतमीजी इस तरह से करते हैं। अब इनके जो मुतालबात हैं उसमें जहाँ पे एक मुतालबा है गुजरात में डॉक्टर का कत्ल, दूसरा मुतालबा है कोट ख्वाजा सईद में जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई एमएस की या दीगर जो स्टाफ थी उसको कह रहे हैं कि फौरी तौर पे रिवर्स किया जाए। अब स्टेट जो है अगर ये चीज़ें करती है तो मैं समझता हूँ स्टेट इंतहा की अपनी जो वीकनेस है वो शो करेगी कि आपने अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर तौर के ऊपर कोई एक्शन लिया है किसी इसको एमएस को या दीगर स्टाफ को नाअहली की बिना के ऊपर या किसी और बिना के ऊपर उनका ट्रांसफर किया है, तो इस तरह ब्लैकमेलिंग के जरिए तो कोई उनको वापस कर दें। ये रेट खत्म करने की वाली बात है और मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो है हुकूमत कोई ऐसा इकदाम करने जा रही है कि वो अपनी रेट कमजोर करेगी, क्योंकि अगर रेट कमजोर होती है तो जहाँ पे हर शख्स को ये फिर होगा कि हम इस तरह रोड ब्लॉक करें,
हम इस तरह स्टेट को ब्लैकमेल करें। स्टेट हमारे काम जो जायज़ होंगे वो भी करेगी, जो नाजायज़ होंगे वो भी करेगी। तो इसके ऊपर जहाँ पे स्टेट को अपनी रिट कायम करने के लिए ऐसे अफराद जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल आपने उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, डालने की बहुत जरूरत है। और जब तक ये नहीं होगा तो हमें इस तरह की रोजाना की डॉक्टर जावेद अकरम से हमारी रिक्वेस्ट है, निगरान वजीर आला साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस मामले पर गौर करें, अदरवाइज बहुत सूरत हाल संगीन होती जा रही है। अच्छा जी, एक और खबर, उम्मीदें लोगों की जो हैं वो उन पे पानी फिर गया। रात 12 बजे तक मैं भी इरफान इंतजार कर रही थी पेट्रोल की कीमत कम होनी है, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। ऑनेस्टली स्पीकिंग में टीवी लगा के इसलिए एंड तक बैठी थी 12:10-15 तक, मुझे अभी पता चल जाएगा कि जी पेट्रोल की कीमत कम हो गई है। लेकिन लाइट डीजल 4 रुपये 92 पैसे, मट्टी का तेल में 3 रुपये 82 पैसे, लेकिन पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। उम्मीदों पे तो पानी फिर गया, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आज की टॉप स्टोरीज करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। फाइनली मोहसिन स्पीड अपने रंग दिखा रही है और एक के बाद एक जो है लाहौरियों को तोहफा दिया जा रहा है। और आज इरफान और मैं दोनों अकबर चौक फ्लाईओवर से गुजर के आए हैं और खुशी भी हो रही थी। तवील तरीन अकबर चौक फ्लाईओवर का कल इफ्तिताह किया गया और 10 यू टर्न्स बनाए गए हैं, दो ब्रिज हैं। वहादत रोड था पीको रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बन गया है। कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। ये ब्लेसिंग है मेरे ख्याल से। बिल्कुल अना, ये वाकई ब्लेसिंग है। कितने इशारों पे रुकना पड़ता था जाते हुए, और ये आप जो 10 यू टर्न कह रही हैं, ये समझे 10 इशारे थे। हाँ ऐसे ही है, ये 10 इशारे थे जिनको इशारों को खत्म करके यहाँ पे यू टर्न बना दिए गए कि लोगों को जो एक फ्लो जो है वो फ्लो भी रहे, फ्री कॉरिडोर भी उनको मिलता रहे, और उसके साथ साथ जिसने लेफ्ट राइट टर्न करना है उसके लिए भी जो है वो इश्यूज ना क्रिएट हों। वाकई एक ब्लेसिंग थी। इस रोड के ऊपर आना एक अजाब था और अरसा दराज से मैंने ये रोड जो है इसके ऊपर सफ़र करना छोड़ दिया था। आज भी जैसे आपसे पहले बात हो रही थी कि आज जब मैं घर से निकला तो मैं प्रोग्राम में पहुंचने से पहले को आधे घंटे का मार्जिन रख के निकला था कि अगर मैं इस रोड से आऊँगा, इस रोड को आज मैं यूज़ करूँगा तो मुझे हो सकता है ये रोड बंद मिले या कोई इश्यूज़ मिले, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बड़ा अच्छा फील हुआ कि लाहौर के अंदर ऐसे काम हो रहे हैं जो अवाम को रिलीफ देने के लिए। मुझे ऐसा लगता है ट्रैफिक पुलिस की एफर्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि इशारों पे बार बार जब रुका जाता था तब उनका रोल ज्यादा होता था। बिल्कुल ये इसके अंदर आप देखिए बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होंगी जहाँ पे आपके स्मोक के इश्यूज हैं। स्मोक का इशू क्यों होता है? स्मोक का इशू ये होता है कि जब गाड़ियों का ईंधन बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो है 43%, ये एक स्टडी है लाहौर पुलिस की तरफ से और उसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट कमीशन जो बनाया गया था उसको एक स्टडी दी गई थी कि 43% जो स्मोक है उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है ये धुआं गाड़ियों का। तो इसमें गाड़ियों का धुआं जब किसी भी सिग्नल के ऊपर खड़े हो जाए तो आप सोचे कि अगर 50 गाड़ी या 100 गाड़ी किसी सिग्नल पे खड़ी होगी तो वहाँ पे जो ईंधन जल रहा होगा तो उससे किस कदर जो स्मोक है वो कार्बन जो है वो फजा में आएगा। लेकिन अगर वही स्मूथ स्लो होगा तो एक कार्बन भी कम जले आएगा हवा में और गाड़ियों की मेंटेनेंस जो है वो भी मुतासिर नहीं होगी। जो खड़ी होगी किसी जगह पे बार बार ब्रेक लगेगी, क्लच का यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है इससे बचेंगी। फिर दूसरा एक तो स्मोक का एलिमेंट हो गया, दूसरा ट्रैफिक का। ट्रैफिक की वजह से जो हादसात होते थे, जो लोगों को सिग्नल के ऊपर खड़ा रहना पड़ता था, और इसी में जब सिग्नल जिस जगह के ऊपर भी आपको उसको सिग्नल नज़र आएगा तो ये भी एक स्टडी है रेस्क्यू 1122 की कि जिस जगह के ऊपर सिग्नल है उस जगह पे हादसात का खदशा जो है वो आम रोड की निस्बत वहाँ पे 80% ज़्यादा है। कि अगर सिग्नल के ऊपर आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो सिग्नल ब्रेक कर देते हैं, कुछ लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि हमारी जो ग्रीन लाइन है ये येलो होने वाली है या रेड होने वाली है तो इससे पहले हम गुजर जाएं, उस वक्त भी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो ये सारे इश्यूज जो है ये भी इसके ऊपर भी बड़ा एक फैक्ट आएगा कि हादसात की शरह जो है, लोगों की जिंदगियां बचेंगी, लोगों का पैसा बचेगा, लोगों का फ्यूल बचेगा, लोगों का वक्त बचेगा। ये 4 एलिमेंट ये हो गए। फिर उसके साथ साथ जो वहाँ पे इस फ्री कॉरिडोर की वजह से उस इलाके की वैल्यूएशन जो है अगर वो की करें आप, इरफान मैं आज विजिट करके आ रही थी, देखिए यहाँ पर आपके फूड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर लोग गाड़ियों का बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स है कपड़ों के,
स्कूल्स भी हैं, मतलब हर तरह से लोग फैसिलिटेट हर होंगे। तबका कितना फायदा इस एरिया में है। जिस एरिया में हम बैठे हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे इंडस्ट्री होती है वहाँ पे आप रोड सिस्टम है उसको बहुत बेहतरीन बनाया जाता है। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं ताकि इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूम कर सके। अगर इसी जगह के ऊपर जहाँ पे हम बैठे हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया के साथ अगर रोड टूटा फूटा होगा तो इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे कैसे आएंगे, इंडस्ट्री अपना कारोबार कैसे करेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको देखने वाली लोगों के लिए आसानियां हैं। कारोबार जो है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि इन जगहों के ऊपर जहाँ पे ये फ्लाईओवर बना है एक रोड पूरा बड़ा मेंटेन किया गया है। उसके बाद प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है इन एरिया के अंदर देखे तो आपको अच्छी खासी उसके अंदर जंप नजर आ रहा है। हालांकि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू डीवैल्यू होती जा रही है, लेकिन जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ जहाँ पे रोड्स बन रहे हैं वहाँ वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बूम कर रही है। आपने शादरे की मिसाल ले लें, आप घोड़ा चौक की मिसाल ले लें, आप कैवलरी का जो अंडरपास था उसकी मिसाल ले लें, आप अकबर चौक की मिसाल ले लें कि इतना ज़बरदस्त उसकी वजह से जो है वो एनवायरनमेंट और उसके साथ साथ लोगों के कारोबार, लोगों का वक्त बच रहा है, लोगों को पैसा बच रहा है। फिर उसके साथ जो एक और बड़ी चीज़ है कि अवाम को ये इतना बड़ा रिलीफ मिला कि अरसा दराज से जो लोगों का हक था कि इस एरिया को डेवलप होना चाहिए, उस हक से उन लोगों कॉलेज रोड की अगर तौसी करते हैं वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। वो इसी का एक अलाई प्रोजेक्ट है कि आपने एक ओवरहेड ब्रिज बनाने थे और उसके साथ साथ जो साथ में कॉलेज रोड और दीगर जो रोड्स हैं उसको मेंटेन करना। अच्छा, जो आप अपना टाइम मैनेजमेंट बता रहे थे ना, तो अब जो खाड़क और वो वाला काम भी हो रहा है ना, उससे भी क्रीम ब्लॉक से आगे थोड़ी सी आसानी उससे भी हो जाएगी। बिल्कुल उसमें भी अब ये पूरा कॉरिडोर जो है आपको मोटरवे तक आपको यहाँ से जो लोग पीको रोड के ऊपर जितने भी आबादियां हैं, जितने भी कारोबारी मराकज है, इन लोगों को मोटरवे तक पहुंचने के लिए तमाम जो रोड है ये सिग्नल फ्री दिया जा रहा है। आप देखिए कि अगर जना से हम क्रॉस करेंगे तो आगे जो क्रीम ब्लॉक मार्केट वाला खाड़क वाला उसको भी अंडरपास बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद आप इकबाल टाउन में चले जाएंगे, इकबाल टाउन से आपको खाड़क वाला नाला जो है वो अंडरपास वो बनाया जा रहा है, वो डायरेक्ट आपको लिंक देगा मोटरवे बाबू साहब तक। तो ये आपके लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, रोड्स की कुशादगी करके रास्तों को शॉर्ट किया जा रहा है ताकि मसाइल भी कम हो, फ्यूल का इस्तेमाल भी कम हो और आप बहुत आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे समारोह के पेश नज़र जो हमने गुज़िश्ता हफ्तों में इकदाम देखे उसको रिवाइव किया गया है क्योंकि सूरत हाल में बेहतरी आई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है, तो ताजिर भी खुश है इस पे और बच्चों के लिए तो अच्छी खबर है जी, स्कूल की छुट्टियां भी अनाउंस होगी। यहाँ के डिटेल में बात करेंगे, स्टे विद अस। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम ये सेगमेंट इंतहाई स्पेशल है क्योंकि मेरे समेत बहुत सारे लोग एक ही शिकायत करते हैं, कभी कमर दर्द, कभी आप मुसलसल अगर 3 घंटे बैठ रहे हैं एक जगह पर, 2 घंटे बैठ रहे हैं, हमारे ऑफिस में अगर लोग 8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, सो बहुत सारे लोग जो हैं वो बैक पेन की, शोल्डर पेन की, मसल पेन की शिकायत करते हैं कि जी मुसलसल बैठने से बैक में पेन होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को मुसलसल टांगों में दर्द रहता है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नॉर्मली क्या होता है कि हम दफ्तर से जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पेन है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, शोल्डर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो अक्सर मैं भी ऐसे करती हूँ कि जब मुझे लगता है कि अच्छा भाई अब तो बस हो गई है, तो आप एक पेन किलर ले लेते हैं, कोई आम एक दवाई ले लेते हैं कि अच्छा थोड़ा सा वो। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त एक टर्म यूज़ की जा रही है जी, पेन मैनेजमेंट, कि आपको दवाई के बगैर शायद, अब मुझे नहीं भी ठीक तरह से पता, हमारे आज के मेहमान इस पर डिटेल में रोशनी डालेंगे। ये पेन मैनेजमेंट बेसिकली है क्या और क्या ये हर तरह की दर्द को मैनेज किया जा सकता है इसके थ्रू? हर दूसरा बंदा, बच्चे, बड़े, कभी हम देखते थे कि घुटनों का दर्द जो है, ये स्पेसिफिकली बैक पेन जो है एक स्पेसिफिक एज में जाके होती थी, लेकिन अब हर दूसरा बंदा इसकी शिकायत करता है। खैर, ये पेन मैनेजमेंट थेरेपी है क्या, कितनी इफेक्टिव है, क्या ये हर किस्म की पेन के लिए इफेक्टिव है, इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान जिन्होंने आज के शो में हमें ज्वाइन किया है, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर शहजाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, ये पेन मैनेजमेंट है क्या?
दुनिया में आज तक कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जिसको कोई ना कोई कभी ना कभी दर्द ना हुई। हाँ, एग्जैक्टली, एग्री। अब होता ये था कि तमाम, चाहे वो पोस्ट, चाहे ऑपरेशन के बाद है, चाहे वैसे घर में है, उम्र के साथ है, घुटने हैं, कमर है, या कोई भी चीज़ है, वहाँ पे दर्दें होती थी। अब एक नई स्पेशलिटी हमने बनाई है, ये सारी दुनिया में बल्कि है, जिसको पेन मैनेजमेंट कहते हैं। हम तमाम दर्दों को मैनेज करते हैं, जिसमें अगर किसी, जैसे आपने नाम लिया, कमर की दर्द है, जैसे घुटनों की दर्द है, इसके अलावा बाकी जिस्म में मुख्तलिफ दर्द है, पट्टों की दर्द होती है, शोल्डर पेन है, और सबसे ज़्यादा जो जी सर दर्द की शिकायत माइग्रेन है। अच्छा, इसके अलावा जो हम ज़बरदस्त काम करते हैं ख़ास तौर के ऊपर, वो कैंसर पेन मैनेजमेंट है। अच्छा। वो लोग जिनको कैंसर होता है आमतौर के ऊपर दो उसके हल करते हैं, या तो वो दर्द में चीखते रहते हैं, या फिर उनको नशावर दवाइयाँ दे के सुला दिया जाता है। हम जो पेन मैनेजमेंट वाले लोग हैं, उनको इस तरह प्रोसीजर्स, हमारे प्रोसीजर्स हैं, आपको जैसे मैं वो भी तफसील अभी बताता हूँ, तो उसमें हम उनकी पेन कोशिश करते हैं ख़त्म हो जाए, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए, ताकि वो उठें, खाएँ, पिएँ, बैठें, काम करें। कैंसर का इलाज कैंसर वालों ने करना है, हमने उनकी दर्द ख़त्म कर देनी है। तो मैं खुद मेरे हॉस्पिटल में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हम ये पेन मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरे प्रोसीजर्स हैं, हम इसमें अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, सीटी स्कैन यूज़ करते हैं, बाकी हमारे पास एंजियोग्राफी मशीन है। सो ये हाई टेक काम है सारे का सारा। फ़र्क सिर्फ ये है कि ना हम इसमें ऑपरेशन करते हैं, ना हम इसके अंदर कोई कट लगाते हैं, ना कोई टांका लगाते हैं। पूरे प्रोसीजर्स हैं जो प्रिसाइज किए जाते हैं, और अल्लाह बहुत सारे लोगों को बहुत शिफा देते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि हम तो आदी हो गए हुए हैं कि यहाँ से पेन किलर खाई और बस जल्दी से रिलीफ मिल गया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी होगा कि वो जो फौरी रिलीफ मिलता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आपकी दोबारा कल वही रूटीन शुरू हुई तो दोबारा, अब लेट्स सपोज कुछ लोगों को मुसलसल अगर बैक पेन रह रहा है, तो इसके लिए क्या थेरेपी आप यूज़ करते हैं? देखिए, बैक पेन की जो आजकल सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है वो डिस्क स्लिप हो जाती है, जिसको शियाटिका कहते हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा इसी चीज़ का शिकार है। उसमें यंग लोग भी हैं, स्पोर्ट्स के लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं। अच्छा, उस डिस्क स्लिप के लिए 2-3 प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जिसमें से एक सर्जरी भी है। सर्जरी के अपने फ़ायदे भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। हम जो पेन मैनेजमेंट वाले लोग हैं, उस डिस्क स्लिप को भी ट्रीट करते हैं, और वो भी बगैर सर्जरी के। 10 मिनट का प्रोसीजर, आधा घंटा रेस्ट, उसके बाद घर, अगले दिन काम पे। सिर्फ ये मेन चीज़ यही है कि इसमें ना तो कोई लंबी चौड़ी एडमिशन है, और डॉक्टर साहब इसमें विदाउट एनी मेडिसिन के बेसिक प्रोसीजर है। मेडिसिन में से मुराद ये कि एक आपने प्रोसीजर करना है, एक तरीके कार है, डिस्क के अंदर आप जाके उसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन टाइप चीज़ होती है, और उसके बाद आपको वो आधा घंटा आप कहते हैं आप हॉस्पिटल में रेस्ट करें, उसके बाद आप घर चले जाएं। तो ये सारी जो काम है ये बगैर ऑपरेशन के और बगैर एनेस्थीसिया के, हर एज ग्रुप के, मोस्टली हमारे पास कोई 17-18 साल से लेके 80-90 साल। अब ये वो क्वेश्चन है जो मेरे ख्याल से किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट कराने के लिए लोगों के जहन में आते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं डॉक्टर साहब होगा? आप देखें, एनेस्थीसिया नहीं दिया, बेहोश नहीं किया, टांका नहीं लगाया, काटा नहीं, तो साइड इफेक्ट किस चीज़ का? सही, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं तो। और यही स्पेशलिटी सारी दुनिया में अब कमिंग है, सारी दुनिया में पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। हमारी अभी कम है यहाँ पे, लेकिन बहुत इफेक्टिव थेरेपी है। अब माइग्रेन के मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, हॉस्पिटल में भी आते हैं, जिनको हम माइग्रेन ट्रीट करते हैं बगैर इसी तरह सर्जरी के, बगैर ऑपरेशन के। सही। फिर ख़वातीन बेताशा आती हैं जिनको फाइब्रोमाइल्जिया है। अब बेशुमार ख़वातीन आपको मिलेंगी, अपने घर में भी मिलेंगी। रूटीन में ख़वातीन घर में किचन में भी काम कर रही हैं, घर की सफाई सुथराई भी कर रही हैं, और लेग पेन एक बहुत बड़ी रीज़न है जो आम तौर पे ख़वातीन में होती है। सो इसके लिए क्या ये बड़ी इफेक्टिव थेरेपी है? जी बिल्कुल इफेक्टिव थेरेपी है। हमारे पास ज़्यादा ख़वातीन जो आती हैं वो आती हैं, उसको हम अपनी ज़ुबान में फाइब्रोमाइल्जियाज कहते हैं। अच्छा। मतलब ये जो कमर के ऊपर वाले हिस्से में, गर्दन के नीचे, दोनों कंधों के दरमियान दर्दें होती रहती हैं। सही। और ये दर्द इतनी शदीद होती है कि खातून कोई काम करने से बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है उसके लिए। अब मसला क्या है? मसला ये है कि ना ये किसी टेस्ट में आएगी, ना ये अल्ट्रासाउंड में आएगी, ना ये सीटी स्कैन में आएगी, ना ब्लड टेस्ट में आएगी। तो घर वालों ने उसको ये कहना है कि ये ड्रामे करती है, तो सारा कुछ तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन ये मसला है। उसको हम डायग्नोस करते हैं, और उसके ऊपर जैसे इंसुलिन की नीडल होती है, उसके जरिए वो लगा के हम कुछ प्रोसीजर करते हैं जिसको वही फाइब्रोमाइल्जिया के लिए, और उससे वो पेन उसकी ठीक हो जाती है अल्ट्रासाउंड के जरिए। टाइम लगता है? 10 मिनट। अच्छा, और बाद में आपको कभी पेन होती नहीं है?
कि आपको रिपीट करनी पड़ती है? डिपेंड करता है मसला कितना पुराना है और कितना शदीद है उसके। लेकिन आप देखें ना, आप ऐसा काम किया जिसमें आपने जिसको कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है, तो कराने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। और ये बहुत सारी फैसिलिटीज जो है हम अपने हॉस्पिटल में अस्पताल में देते हैं, और वहाँ पे भी लोग आते हैं सारी दुनिया से, तो 4000 केस तो हमने वहाँ पे कर लिए हैं। दैट्स रियली ग्रेट। तो मेरे ख्याल से अगर इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके मेयो हॉस्पिटल में मौजूद है और वो लोग जो कि मुसलसल किसी दर्द का शिकार रहते हैं, आपको जरूर जाना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे पहले मुझे इस बारे में नहीं पता था कि इस तरह आप पेन रिलीफ कर सकते हैं। पेन मैनेजमेंट भी कोई थेरेपी है जिसका इतना सारा फायदा आपको हो सकता है। अच्छा, क्या बच्चों के लिए भी ये इफेक्टिव है? क्योंकि हम आजकल देखते हैं बच्चे लेथार्जिक रहते हैं, स्कूल से आए कभी शोल्डर में पेन है, हैवी बैग उठाने से पेन है। अगर 6-7 घंटे क्लासरूम में बैठ रहे हैं, एक पोजीशन में बैठ के अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली बच्चों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी समझे कमज़ोरी की वजह से, तो उस बेसिक रीज़न जो है वो उनकी वीकनेस है, उसको ठीक किया जाएगा तो वो बेहतर हो जाएगा। हम आमतौर पे बच्चों में प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी अगर मसल स्ट्रेंथ बेहतर कर लें, डाइट बेहतर कर लें, नींद बेहतर कर लें, एक्टिविटी बेहतर कर लें, तो वैसे ही वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ होती है, हमारे यहाँ कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का शिकार हैं, हार्ट पेशेंट हैं, गुर्दों का आर्जा किसी को लाहक है, तो क्या ये थेरेपी सबके लिए इफेक्टिव होती है? क्या इसमें किसी किस्म के साइड इफेक्ट तो नहीं इन मरीजों पे होते? आप ये देखें, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं हॉस्पिटल में, उनमें से कुछ 70% लोग, उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। अब 50 साल से ज़्यादा शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ब्लड प्रेशर ना हो, शुगर जो कुछ भी आपने लिस्ट बताई है उसमें से ना हो, तो लिहाजा इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं। इवन किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, किसी कोई और सर्जरी हुई है, कुछ शुगर है या ब्लड प्रेशर है, तो इसमें इसका किससे कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल इट्स वेरी सेफ। सही। क्या सर दर्द का इलाज भी है? कुछ लोग मुसलसल सर दर्द का शिकार रहते हैं। सर दर्द में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो माइग्रेन के साथ आते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं, एक साइड पे दर्द होती है, वो ऐसे लगता है कि अंदर से कोई चीज़ चल रही है, और वो फिर बाज़ औक़ात लोगों को चक्कर भी आते हैं, बाज़ लोगों को दौरे भी पड़ते हैं। लेकिन ये ट्रीटमेंट हम करते हैं उनके लिए भी, उसमें उस थेरेपी के अंदर भी ये ट्रीटमेंट मौजूद है। वही हम 10 मिनट का प्रोसीजर करते हैं कि इंसुलिन की नीडल से उनकी स्किन के ऊपर वो अपनी थेरेपी करते हैं, जिससे वो 10 मिनट आधे घंटे बाद घर चले जाएं। और बेशुमार लोगों को अल्लाह ने शिफा दी। एक बात याद रखिए, दुनिया का कोई इलाज और दुनिया का कोई डॉक्टर 100% रिजल्ट नहीं दे सकता। आप ये कर सकते हैं कि आप ऐसा प्रोसीजर करें जिसके ऊपर उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, जिसका कोई नुकसान ना हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इसमें रिजल्ट शायद 100% नहीं होते, लेकिन दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव इवन, और हल कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, दवाई हम डॉक्टर से लेके आते हैं ना, तो वो 2-3 डोज रिकमेंड करता है कि सुबह और शाम आपने लेनी है, 3 दिन मुसलसल ये दवाई खानी है। तो इस थेरेपी में भी क्या आपको ये सेशंस लेने की बार बार जरूरत है? ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, कि बाज़ औक़ात हमें सेशंस के लिए बताना पड़ता है कि अगर मरीज़ की और मर्ज़ की शिद्दत कितनी है और नोयत क्या है, उसके मुताबिक 2 या 3 सेशंस, बाज़ औक़ात 3-4 सेशंस एक मखसूस टाइम के बाद हम बुलाते हैं और उसके नाम उनका सेशन करके वापस भिजा देते हैं। लेकिन हर सेशन की जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होती। सही। अच्छा, एक और चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आई एम वेरी सॉरी, ऐसे होता है कि गैर मुस्तनद डॉक्टर्स बहुत हैं, आपको मोहल्लों में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं। अब ये मेरे ख्याल से बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि मैं अगर इसके बारे में पहली दफ़ा सुन रही हूँ तो हर डॉक्टर ये इलाज नहीं कर सकता। आपके गली मोहल्लों में जो आपके डॉक्टर बैठे हैं वो शायद इस बारे में पता तो होगा, इलाज कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्या हमें मुस्तनद डॉक्टर के अलावा किसी और पे ट्रस्ट करना चाहिए कि इनके स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं पेन मैनेजमेंट के, उन्हीं पे रिलाई करना चाहिए? देखिए, ये स्पेशलाइज्ड जॉब है, ये हर बंदे को तो पता ही नहीं प्रोसीजर करना कैसे है। जैसे मैंने अभी मेयो अस्पताल का जिक्र किया, हम जिस मशीन पे काम करते हैं वो 25 करोड़ की मशीन है, जो एंजियोग्राफी की मशीन है। इसी तरह इक्विपमेंट जो है उसको हैंडल करना आसान काम नहीं है, प्रोसीजर देखने में आसान है, लेकिन उनको करने के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग चाहिए। दैट इज माय पॉइंट ना, कि अगर स्किन का एक डॉक्टर है स्पेशली, तो वो स्किन का डॉक्टर ही स्किन का इलाज कर सकता है। बिल्कुल। तो वो अगर आप कहें कि आप अपने किसी मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाके स्किन का इलाज करा लें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने ऐसा कुछ कराना है तो आपके पास मेयो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बड़ा स्पेशल सेटअप है, आपको इस स्पेसिफिक डॉक्टर के पास ही जाना है जो पेन मैनेजमेंट की थेरेपी कर सकता है। डॉक्टर साहब, मोरों का दर्द बड़ा सेंसिटिव मामला है, घुटनों का दर्द बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर आप कैसे रिलाई कर सकते हैं किसी पर? जी बिल्कुल, उसमें होता है कि हमारे पास जो लोग आते हैं पहले तमाम जरा से होके बाकी सारे लवाजमात पूरे करके फिर आते हैं।
अब डिपेंड ही करता है कि मोरों के दर्द के लिए या खासतौर पे घुटनों के दर्द के लिए ग्रेड क्या है। बाज़ का चौथे ग्रेड के बाद तो फिर उनकी सर्जरी बनती है, लेकिन उससे पहले की जो दर्दें हैं हम उनको मैनेज कर सकते हैं। हम मिसाल देता हूँ, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं घुटने का, अब ये बहुत कम जगहों पे होता है। अल्ट्रासाउंड करके आप ये मैनेज कर सकते हैं कि उसको दर्द किस वाली साइड पे कहाँ पे है, बजाय इसके कि आप उसको हाई डोज स्टीरॉयड की लगाएं घुटने के अंदर। अगर आपको ये पता चल जाए कि उसके घुटने की एक मसल में प्रॉब्लम है तो सिर्फ मसल को क्यों ना ट्रीट किया जाए, तो बाकी स्टीरॉयड लगाने की जरूरत ही नहीं है। यही पेन मैनेजमेंट वालों का काम है कि हमने एक ओवरऑल राइट प्लेस पे टारगेट। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, एक्सीडेंट हो जाते हैं, सीढ़ियों से गिर जाते हैं, पाँव मुड़ जाता है, ये आम तौर पर किसी ना, तो इसमें भी अगर आप इलाज करा रहे हैं तो पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। लेट्स सपोज आपकी हड्डी टूट गई, अब उस पर आपने पट्टी शट्टी तो करा ली है, पेन अगर मुसलसल रह रही है तो आपको क्या जाना है पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट? हम हेल्प कर सकते हैं। देखिए, पहली बार अगर हड्डी टूटेगी तो वो काम ऑर्थोपेडिक वालों का नहीं, उसके बाद मुसलसल अगर पेन रहती है और आर्थो वाले अपनी कहते हैं जनाब हमारे से पेन कंट्रोल नहीं हो रही, तो हम उधर ब्लॉक्स लगा देते हैं। तो उसमें ब्लॉक से मुराद ये होती है कि वो जो दर्द जहाँ से निकल रही है, हम ये कोशिश करते हैं कि उस दर्द के निकलने की जगह को थोड़ी देर कुछ अरसे के लिए सुन कर दिया जाए, ताकि हाथ का या उस हिस्से का काम भी इफेक्ट ना हो और पेन मुसलसल वो भी रुक जाए। तो ये हो सकता है, हम ये करते भी हैं, लोग आते हैं हमारे पास। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ आज की ये चीज़ें हमने शेयर की हैं। वो लोग जो कि मुसलसल किसी पेन का शिकार रहते हैं, तो पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट का रोल क्या है वो हमने आपके साथ शेयर किया। सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं सिर्फ मैसेज एक देना चाहूँगा कि जनाब अपने खाने और सोने को ठीक रखें और ज़िंदगी में कम अज़ कम थोड़ी देर के लिए रोज़ाना एक वॉक कर लिया करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें और खाने सोने का टाइम ठीक कर लें। आपको ना पेन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी और डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ अपने आप को मैनेज करें, बाकी दर्दें होंगी वो हम मैनेज कर लें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत मैटर करती है। अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें, मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, अपने को एक्टिव रखें, तो आप तमाम दर्दों से महफूज रहेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर किसी दर्द में कोई मुब्तला है तो डॉक्टर साहब ने इस पर डिटेल पे रोशनी डाल दी है। आप जा सकते हैं मेयो हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब की खिदमत जो हैं वो हाजिर हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। सो फाइनली लाहौर के ऊपर जो स्मॉग के साए मंडला रहे थे, काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आई है। मुकम्मल खात्मा तो नहीं हुआ, लेकिन वो जो आपको स्मॉग के बादल हर जगह नज़र आ रहे थे, कल की बारिश के बाद सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। सो अभी मौसम कैसा है, आज बारिश की प्रेडिक्शन है, कब और कितनी बारिश होगी, और इसके बाद स्मॉग एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या सूरत हाल है। फातिमा हमारी रिपोर्टर बाहर मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। जी बिल्कुल है ना, शहर लाहौर में स्मोक की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं तो कई रोज से हम देख रहे थे स्मोक का राज जो था शहर में बरकरार था, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो है कुदरती बारिश ने मसनूई बारिश से पहले ही बरस कर स्मोक का जो ये राज है इसको तोड़कर रख दिया और शहर के जो नज़ारे हैं धुंधले नजर आ रहे थे, लेकिन ये काफी हद तक क्लियर हो गए हैं। आज भी AQI की मजमूई शरह जो है वो काफी हद तक कम रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त 169 तक AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है और लाहौर दुनिया में 7वें नंबर पर आ रहा है इस वक्त। और लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जो है इसकी शरह कम से कम रिकॉर्ड की जा रही है। DHA में जो है इस वक्त 175 रिकॉर्ड की जा रही है। इसके अलावा अगर हम कैंट की बात करें तो 183 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहराए कायद-ए-आज़म में 185 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि जौहर टाउन और कोट लखपत में 160 तक AQI की मजमूई शरह रिकॉर्ड की जा रही है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अब जो है लाहौर में आसमान काफी हद तक जो है क्लियर रहेगा और जिसकी वजह से जो है सूबाई हुकूमत ने भी जो पाबंदियां लगाई थी उसको भी रोक दिया गया। मौसम की तरफ आ जाते हैं। दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने के आगाज में जहां पे AQI की मजमूई शरह जो है वो गिरती हुई हमें दिखाई दी, दूसरी तरफ जो है दर्जा हरारत जो है वो भी नुमाया कमी में हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 100% है और हवा जो है वो 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। लेकिन महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अभी तक बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की है, लेकिन दिसंबर का महीना जो है वो सर्दी का जोर जो है मुकम्मल तौर पर पकड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ माहरीन शहरी जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फातिमा मौजूद। अच्छा जी, रेट लिस्ट हमने आपके साथ शेयर करनी है। हफ्सा हमारी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगी। जी बताइए आज की रेट लिस्ट क्या है?
रोजाना सब्जियों की कीमतों में आज भी उतार चढ़ाव का सिलसिला देखने में नजर आ रहा है। ओपन मार्केट में जो सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं और जो सरकारी रेट मुकर्रर किए गए उनमें खासा फर्क देखने में नजर आ रहा है। दुकानदार 10-20 रुपए बढ़ाकर हर सब्जी को फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम शहरी इस हवाले से जब यहाँ पर सब्जियां खरीदने के लिए आते हैं तो काफी परेशान भी दिखाई देते हैं कि दुकानदार सरकारी रेट से 10-20 रुपए बढ़ाकर सब्जी को फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कीमतों के हवाले से बात करें तो जो आलू की सरकारी कीमत है वो 95 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि इसको ओपन मार्केट में 100 से 120 रुपए की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद अगर हम प्याज की सरकारी कीमत के हवाले से बात करें तो प्याज की सरकारी कीमत 132 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में इसको 160 और 165 रुपए की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद अगर टमाटर की कीमत के हवाले से बात करें, टमाटर की सरकारी कीमत 95 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि ओपन मार्केट में इसको 100 से 110 रुपए की कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद अगर अदरक की कीमत के हवाले से बात करें तो अदरक की सरकारी कीमत 405 रुपए मुकर्रर की गई, जबकि इसको ओपन मार्केट में 420-435 रुपए की कीमत तक में फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ से ये देखने में नजर आ रहा है कि दुकानदार 20-30 रुपए बढ़ाकर हर सब्जी को फरोख्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम शहरियों के इस हवाले से कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां इस हवाले से कोई एक्शन लें ताकि वो उसी रेट पे जो है सब्जियां खरीद सकें जो सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। सो रेट लिस्ट आपने देख लीजिए, जो सॉरी जो कीमतें हैं सब्जियों की वो हमें हमारी रिपोर्टर बता रही थी। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के हिस्से में। जी, आपकी सेहत के बारे में हम बात करने वाले हैं, आपको के साथ टिप्स शेयर करेंगे कि किस तरह से आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। जुहेब हमारे साथ होंगे। ओवर टू यू जुहेब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज जुहेब बुखारी। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। और वो लोग जो फुल परेशान है कि यार जिम नहीं जा पा रहे, घर पे एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि यार मशीन्स भी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? ऐसे कौन सा ऐसा टूल लें कि जिससे एक्सरसाइज का ऐसा कौन सा इक्विपमेंट लिया जाए घर में जिससे हमारी पूरी बॉडी ट्रेन हो सके। तो उसके लिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन है, वो है रिप 60 या TRX की सूरत में, जो कि स्ट्रैप है, जो अगर आप अपने घर पे लगाएंगे तो आप इस पर हर किस्म की बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसकी हर एक्सरसाइज के अंदर आपको बैलेंस करना पड़ता है, कोर मसल इंगेज होते हैं। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो आपका पेट ऑटोमेटिकली ट्रेन होगा, बिकॉज हर वो एक्सरसाइज में आपको बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है या स्टेबिलिटी रखनी पड़ती है, तो उसमें आपके ऑटोमेटिकली पेट के मसल इंगेज होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज के दौर का सबसे ज़बरदस्त टूल है जो आपके फैट को चंद दिनों में ही उड़ाता है अगर आप डाइट साथ कंट्रोल करें। तो इसमें मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, और सबसे बड़ी बात इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, इट कॉस्ट मैक्सिमम 8 to 9,000, तो जो कि आप घर में इजीली लगा सकते हैं। हाँ, कमर्शियल यूजेज के लिए जो हम यूज़ करें थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये एज़ कम्पेयर टू होम डोमेस्टिक यूजेज वाला, लेकिन आप इसको लगा सकते हैं घर में और इससे आप कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट वर्कआउट की रेंज कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। मार्च, बॉडी को प्रिपेयर करेंगे एक्सरसाइज के लिए। आज मैं आपको बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा जो हम रिप 60 पे कर सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shoulder outward rotation. 5, 4, 3, 2, 1. Inward rotation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arm stretch. स्ट्रेचिंग को आप एज अ वार्म अप भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिप 60 पे सबसे पहले हम वर्कआउट करेंगे चेस्ट वर्कआउट। पुशअप पोजीशन पे आप जाएंगे, इसमें लेग स्ट्रेट रखेंगे, इन लाइन जॉइंट्स होंगे सारे, नीचे आएंगे हम, डाउन एंड देन अप। 10 रैप्स करेंगे इसके हम। 9, 8, 7, 6, 5। इसमें कंप्लीट मसल मेरा हिट हो रहा है, मैक्सिमम मसल यूटिलाइजेशन है। 3, 2 एंड 1। ओके, तो अभी जो हमने एक्सरसाइज की है वो है चेस्ट की एक्सरसाइज, पुशअप्स किए थे रिप 60 पे। अब हम करेंगे बैक वर्कआउट। होल्ड करेंगे इसको और पुल करेंगे। 10 टाइम अगेन। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर हम करेंगे ट्राइसेप्स की। अभी एक हमने एक्सरसाइज चेस्ट की है, एक बैक की अब हम इसके ऊपर करेंगे ट्राइसेप्स।
हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारी और आपकी मुलाकात होगी अब कल सेम टाइम पर। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।